नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव एक बार फिर आप सभी का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने विगत कक्षा में कैलेंडर का टॉपिक पढ़ा था। उसमें कुछ टाइपों में बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो एक बार मैं विगत कक्षा की जितना आपने पढ़ा उसका मैं तो एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। आप जरा ध्यान से देखना। कल अपन ने पढ़ा था कैलेंडर के बारे में, सबसे छोटी इकाई एक तो पढ़ा था दिवस। उसके बारे में मैंने कहा था दिवस क्या होगा, 12 घंटे की अवधि को क्या बोलेंगे दिवस, 24 घंटे की अवधि को क्या बोलेंगे दिन। तो मैंने कहा कि दिवस के बाद में दिन, और दिन से बड़ी इकाई जो होगी सप्ताह। सप्ताह के बारे में मैंने कहा कि 7 दिन का क्या बनेगा सप्ताह। फिर सप्ताह से बड़ी इकाई क्या होगा महीना। फिर मैंने महीनों के बारे में कहा कि जनवरी का महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी के महीने में कितने दिन होंगे 31, फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे 28, 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में। आपको ये चीज याद होना बहुत जरूरी है कि किस महीने में कितने दिन होंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ फरवरी का सबको याद होता है कि फरवरी में कितने दिन होंगे 28 और 29। किस वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन होंगे ये भी मैंने बताया था, फिर भी बताऊंगा एक बार। फिर जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा कि आपको पूरे 12 महीने याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये 4 महीनों का याद रखना है कि अप्रैल महीने में कितने दिन होंगे 30, जून में कितने होंगे 30, सितंबर में कितने होंगे 30, और नवंबर में कितने होंगे 30, और फरवरी में कितने होंगे 28 और 29। जो शेष महीने जो भी बचे उन सब में कितने दिन होंगे 31। बात करते हैं इससे आगे की बात। अपन ने पढ़ा था महीने के बाद में मैंने कहा कि वर्ष। तो वर्ष कितने प्रकार का होगा साथियों, 2 प्रकार का, एक साधारण प्रकार का वर्ष और एक अधिवर्ष। मैंने कहा था एक जो वर्ष होता है वो साधारण वर्ष होता है, और एक होता है अधिवर्ष होता है। साधारण वर्ष के बारे में मैंने कहा था कि वह वर्ष जिसमें 4 का भाग देने के बाद यदि कुछ शेष बच रहा है तो वो वर्ष होगा अपना साधारण वर्ष, और 4 का भाग देने के बाद यदि कुछ भी शेष ना बच रहा हो वो होगा अपना अधिवर्ष। उसके बाद में मैंने कहा कि इन दोनों में एक तो ये चीज बताई, एक मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार बराबर हो तो क्या होगा साधारण वर्ष, और वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार क्या हो अलग अलग तो वह वर्ष क्या होगा साथियों अधिवर्ष। एक तो ये चीज बताया आपको, फिर एक जांच करने का तरीका 4 का भाग देना बताया था, एक फिर मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष और अधिवर्ष में क्या अंतर होगा। तो वो मैंने आपको यहां से समझाया था कि साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होंगे साथियों 365, अधिवर्ष में कितने होंगे 366। 365 में 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन, और 366 में 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन। तो मैंने आपको ये कहा था कि सिर्फ आपको ये वाली चीज याद रखना है 1 और 2। फिर बता रहा हूं ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा 1, और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा साथियों 2। ये वाली बात मैंने कल तक आपको बता दिया था। उसके बाद की बात मैंने कहा कि जैसे यदि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 है तो 3 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 3, 2 अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 4। ये वाली चीज मैंने कल आपको सिखाई थी। फिर मैंने आपको ये कहा था कि साधारण वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन आएंगे 28, और अधिवर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन आएंगे 29। यानी आपको सबसे ज्यादा एक तो याद रखना है कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना 1, और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना 2। दूसरी बात आपको याद रखना है साथियों कि यदि जिस वर्ष में फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही हो, यानी 28 फरवरी तक ही आए, या फरवरी में 28 दिन ही आए, या 29 फरवरी नहीं आए, तो वो वर्ष कौन सा होगा साधारण। और यदि जिस वर्ष में फरवरी में 29 दिन आए तो वो वर्ष कौन सा होगा अधिवर्ष। आपको ये चीजें याद रखना है, सिर्फ एक तो याद रखना है कि एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना 1, और एक अधिवर्ष में एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना 1, और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना 2। दूसरी बात याद रखना है कि जिस वर्ष में फरवरी में 28 दिन ही हो तो वो साधारण वर्ष, और जिस वर्ष में फरवरी में 29 दिन हो तो वो कौन सा होगा अपना साथियों अधिवर्ष। अब बात करते हैं इससे आगे की। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि 100 वर्षों के समूह को आप क्या बोलेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी, कौन सी शताब्दी वर्ष साधारण होगा, कौन सा शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होगा। तो उसमें मैंने आपको कहा कि यदि कोई भी वर्ष है उसका इकाई और दहाइकांक यदि 00 है, दोनों इकाई और दहाइकांक क्या है 00, तो उसमें कितने का भाग देना था 400 का। और यदि इकाई और दहाइकांक दोनों 00 नहीं है तो उसमें कितने का भाग देना है 4 का। कब किस लिए देना है
कि वो साधारण वर्ष है या वो अधिवर्ष है। इस बात की जानकारी करने के लिए आपको 4 और 400 का भाग देना मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने आपको ये भी कहा था एक पर्सन के आधार पर कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, तो उसमें साथियों ये दो तीनों साधारण वर्ष थे और ये क्या था, अधिवर्ष। तो उसके बाद में आपको मैंने कुछ पर्सन बताया था। पहला अपना पर्सन था एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कुल कितने दिन होंगे, ये मैंने आपको विस्तृत समझाया था। ये बात बता रहा हूं कल की कक्षा की। अब बात करेंगे अपन जो जहां तक कल पढ़ा था उससे आगे की बात। तो अब बात करेंगे अपने आगे की बात। तो आज का पहला जो पर्सन है, आपको जो मैंने कल सिखाया था उससे आगे की जहां तक की बातें हैं वो आज की कक्षा में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जरा ध्यान से समझना, एक बार फिर समझा रहा हूं जो कल लास्ट में पर्सन बताया था वही, और उसके बाद में चर्चा करूंगा नए पर्सन की। तो कल वाला जो पर्सन था वो अपना इस फॉर्मेट का था, यदि ऐसा आए, यदि 15 अप्रैल 2009 को बुधवार था तो 15 अप्रैल 2017 को क्या वार था। ये वाली चीजें अपन ने कल तक पढ़ी थी। एक बार फिर बता रहा हूं, यदि ऐसा पर्सन आए तो आप लोग इसमें टाइप फेस्ट में क्या समझेंगे कि यदि तारीख और महीना दोनों बराबर हो, अंतर किसका हो, वर्ष का, तो आप इस पर्सन को किस फॉर्मेट से करेंगे। मैं सारी बातों को, आप इसमें टाइप वगैरह कुछ ना समझे, सिर्फ आपको समझना है कि पर्सन क्या है तो उसमें आप उत्तर क्या देंगे। तो जरा ध्यान से देखना, एक पर्सन था ऐसा, तो मैंने आपको कहा कि यहाँ तारीख और महीना दोनों समान है, अंतर किस बात का है साथियों, वर्ष का। तो इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का। फिर मैंने आपको दूसरी बात क्या सिखाई थी कि जितने वर्ष का अंतर है उसमें आप लोगों को देखना है जो 8 साल का जो अंतर था उसमें कितने तो साधारण वर्ष हैं और कितने अधिवर्ष हैं। तो यहाँ साधारण वर्ष की यदि मैं बात करूं तो यहाँ 2009 से 2017 के बीच अधिवर्ष की बात करें तो 2012 अधिवर्ष आएगा, 2016 भी क्या आएगा, अधिवर्ष। तो अधिवर्ष कितने हो गए, 2। तो यदि 8 में से 2 अधिवर्ष हैं तो साधारण वर्ष कितने होंगे साथियों, 6। कितने होंगे, 6। ये आपको समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूं। इसके बाद आगे की बात मैंने क्या कहा था, ये तो 2 तो हैं अधिवर्ष, क्या है, अधिवर्ष, और ये 6 क्या है, साधारण वर्ष। फिर मैंने कहा कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 1, तो 6 में कितने होंगे, 6, प्लस एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, 2, तो 2 में कितने होंगे, 4, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो फिर मैंने कहा था कि 10 में अतिरिक्त दिन कितना है। अतिरिक्त दिन का मैंने फंडा आपको समझाया था कल की कक्षा में कि सप्ताह के अलावा यानी 7 दिन के समूह के अलावा जो भी बचा वो अतिरिक्त दिन होगा। तो यहाँ 10 में अतिरिक्त दिन, तो 10 में 7 दिन का तो एक सप्ताह बन गया और सप्ताह के अलावा कितने बचे, 3। यानी आप, एक तो ये बात, दूसरी बात यदि आपका टोटल 7 से ज्यादा हो तो आप किसका भाग देंगे, 7 का। तो यहाँ 7 का यदि भाग देंगे इसमें तो शेष कितना बचेगा अपने पास, 3। तो जितना भी शेष बचे वो यहां आपको जोड़ना था, तो यहां का आपका उत्तर आ जाएगा। तो यदि यहां आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ते ही तो आपको क्या प्राप्त होगा, बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो गुरुवार, 2 जोड़ेंगे शुक्रवार और 3 जोड़ेंगे शनिवार। तो बुधवार में 3 जोड़ने के बाद क्या होगा, शनिवार। तो अपना 15 अप्रैल 2017 को क्या वार होगा, 2009 के हिसाब से शनिवार। बात करते हैं अगले पर्सन की। तो जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, कुछ हटकर पर्सन लिख रहा हूं। 15 जनवरी 2003 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2008 को क्या वार होगा या क्या वार था। यदि बात करें इस पर्सन की तो आपको मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने साल का अंतर है। तो यहाँ कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का। फिर 5 वर्ष में आपको क्या देखना था कि कितने अधिवर्ष आए।
तो अधिवर्ष की यदि मैं बात करूंगा तो 2003 से 2008 तक तो आप कहेंगे 2004 अधिवर्ष है। कुछ लोग यहाँ कहेंगे साहब 2003 से 2008 तक 2 अधिवर्ष, 2008 भी तो अधिवर्ष है। लेकिन प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो अधिवर्ष देखना है ना, क्या देखना है? अधिवर्ष। तो उसके लिए आप लोग एक बात याद रखना, जो भी तारीख यहां दी गई है प्रश्न में 15 जनवरी 2003 और 15 जनवरी 2008, इन दोनों के मध्य 29 फरवरी कितनी बार आई? तो 15 जनवरी 2003 और 15 जनवरी 2008 के मध्य 29 फरवरी की यदि मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे कि 29 फरवरी एक ही बार आएगी। 2008 की 29 फरवरी 15 जनवरी के बाद आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि जिस वर्ष में 29 फरवरी आए तो वो क्या होगा? अधिवर्ष। और जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की ही आए तो वो क्या होगा? साधारण वर्ष। तो यहाँ 29 फरवरी एक ही बार आएगी, तो इसलिए यहाँ अधिवर्ष कितना है? एक। तो साधारण वर्ष कितने हैं? 4। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो यहां तक का फंड आपको समझ में आया होगा कि एक ही अधिवर्ष क्यों है, 2 क्यों नहीं है। अब बात करें यहां अधिवर्ष यदि एक है तो एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने? 2। और 4 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने? 4। तो टोटल कितना हो गया? 6। तो यहां मैंने कहा था जितना यहां हो उतना यहां जोड़ देंगे। तो सोमवार में आप 6 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर होगा रविवार। क्या होगा? रविवार। समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखना, ये तो बात थी अपने कि जिसमें तारीख और महीना दोनों समान हो। अब बात करते हैं जिसमें तारीख भी अलग, महीना भी अलग और वर्ष भी अलग। तो प्रश्न को समझने की कोशिश करना। 15 जून 2009 को रविवार था, तो 15 जून, सॉरी एक मिनट, तो 28 सितंबर 2015 को क्या वार था? ये वाला प्रश्न समझना। यहां कहा है आपको कि यदि 15 जून 2009 को रविवार था तो 28 सितंबर 2015 को क्या वार था? ये अपना प्रश्न है। तो प्यारे साथियों जरा ध्यान से समझना, आपको इस प्रश्न में क्या करना है। पिछला प्रश्न जो था अभी तक जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा था कि यहाँ तारीख और यहाँ तारीख दोनों जगह बराबर थी और महीना भी बराबर था। यानी इन दोनों तारीखों के बीच में आपको ये देखना था कि कितने वर्ष का अंतर है। अब यदि यहां देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि साहब यहां दोनों में 6 वर्ष का अंतर, उसके अलावा कुछ महीनों का भी अंतर, उसके अलावा कुछ दिनों का भी अंतर है। तो आप इस प्रश्न को इस फॉर्मेट से न करके आप समझेंगे क्या करना वही है, तरीका अलग नहीं होगा। पूरे चैप्टर में तरीका वही रहेगा। प्रश्न चाहे किसी भी टाइप का हो, सिर्फ एक ही तरीके से आप प्रश्न को सोल्व करेंगे। यदि अब यहां मैं आपको बताऊं तो पहले आपको 15 जून 2009 से 28 सितंबर 2015 तक नहीं जाना, पहले आपको जाना है 15 जून। कहां तक जाना है? 15 जून, 15 जून 2015 तक। यहां तक देखेंगे आप एक बार। यदि यहां तक देखेंगे तो 15 जून 2009 से 15 जून 2015 तक कितने वर्ष का अंतर हो गया? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर हो गया? 6 वर्ष का। तो जितने वर्ष का अंतर हुआ उसमें क्या देखना था आपको कि कितने अधिवर्ष हैं। तो 15 जून 2009 से 15 जून 2015 तक कितने अधिवर्ष हैं? 2। एक तो होगा 12, सॉरी एक ही अधिवर्ष होगा। इनमें कितने अधिवर्ष होंगे? एक ही। और साधारण वर्ष कितने होंगे? 5। साधारण वर्ष कितने होंगे? 5। अधिवर्ष कितना है? 1। 5 होंगे साधारण वर्ष और 1 होगा अधिवर्ष। तो यदि मैं यहां तक की बात करूं 15 जून
2009 से 15 जून 2015 तक की, तो ये वाली बात समझ में आई है। इसको क्या लिखेंगे उसके बाद में, एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, 2, 5 साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने, 5। तो जो आपने टोटल अतिरिक्त दिन लिखा वो लिखा 2 और 5। ये जो 7 लिखा है ये कहां तक का लिखा, 15 जून 2015 तक की ही बात हुई। अभी आपको बात करनी है 28 सितंबर 2015 तक की। तो अब आप 15 जून से 28 सितंबर तक आएंगे, तो 15 जून से आगे जाएंगे तो आपके पास 16 जून, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से 30 जून तक होंगे। तो जून के कितने दिन और आएंगे, 15 दिन और आएंगे। कितने दिन और आएंगे, 15। 15 जून तो है, 15 दिन और बचे जून के। तो जून के बाद में आप चलेंगे, जून के बाद में क्या आएगा, जुलाई। तो जुलाई में कितने दिन होंगे, 31। जुलाई के बाद में क्या आएगा, अगस्त। अगस्त में कितने होंगे, 31। अगस्त के बाद में क्या आएगा, सितंबर। और सितंबर में आपको कहां तक जाना है, 28 से सितंबर तक। तो सितंबर के कितने दिन, 28। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो 2 और 5 जो मैंने लिखा है अतिरिक्त दिन, वो तो लिखा था 15 जून 2009 से 15 जून 2015 तक। अब बात करूं 15 जून से आपको उत्तर देना है 28 सितंबर 2015 तक का। तो आप 15 जून से 28 सितंबर तक आएंगे। तो 15 जून से आगे जब भी आएंगे तो जून के 15 दिन होंगे। फिर जून के बाद में जुलाई का 31 दिन, अगस्त का 31 और सितंबर का कितना, 30। तो मैंने कहा कि 7 से ज्यादा योग होगा इनका। तो पहले आप ऐसा करें कि 5 और 2 7, तो यहां 7 प्लस 15 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1। भैया अतिरिक्त दिन देखना है तो 7 के अलावा की बात करेंगे। तो यहां कितना बचेगा, 3। यहां कितना बचेगा, 3। और यहां कितना बचेगा, 0। तो टोटल यदि मैं अतिरिक्त दिन की बात करूं तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो टोटल कितना हुआ अतिरिक्त दिन, 14। 14 में फिर 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा अपने पास, 0। शेष कितना बचेगा अपने पास, 0। यदि 0 बच रहा है तो आपको यहां भी क्या जोड़ना था, 0। जितना भी यहां बचे वही तो जोड़ना होता है। तो रविवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार ही। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 15 जून 2009 का रविवार है, तो 28 सितंबर 2015 का भी क्या होगा, रविवार। एक बार फिर बता रहा हूं, आपको इस तारीख का वार दिया है, इसका पूछा था। तो आप 15 जून 2009 से सीधा 28 सितंबर 2015 तक नहीं आएंगे। पहले आपको 15 जून 2015 तक आना है, उसके बाद 28 सितंबर तक आना है। तो 15 जून 2015 तक आएंगे तो आपके पास 6 वर्ष का अंतर है। 2009 से 2015 तक 6 साल का अंतर है। तो 6 साल में एक अधिवर्ष है, 4 साधारण वर्ष है, सॉरी 5। तो एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, 2। और 5 में साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने, 5। तो ये वाली बात तो है यहां तक की। उसके बाद जून के 15 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के कितने, 28। इन सबको जोड़ेंगे, शेष अपने पास कितना बचेगा, 0। यदि 0 बचेगा तो यहां भी क्या जोड़ देंगे, 0। समझ में आया होगा। एक पर्सन और समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे पर्सन हो यदि 28 अप्रैल 2004 को सोमवार था, तो 15 जुलाई 2010 को क्या वार था, ये वाला प्रश्न है। तो अभी आपको बताया था, फिर समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आपको 28 अप्रैल 2004 का वार दिया है, आपसे पूछा है 15 जुलाई 2010 तक का। तो आप पहले कहां तक आएंगे, एक बार आना है आपको 28 अप्रैल, कहां तक आना है, 28 अप्रैल 2010 तक। तो यहां से यहां तक की यदि बात करूंगा तो कितने साल का अंतर है, 6। तो 6 साल की यदि मैं बात करूं तो यहां अधिवर्ष कितना है, फिर ध्यान से देख लेना इस पर्सन को, यहां अधिवर्ष कितना होगा, 1। कितना होगा, 1।
क्योंकि 28 अप्रैल 2004, आप कहेंगे साहब 2004 भी तो अधिवर्ष है, लेकिन मैंने कहा कि अधिवर्ष में आपको क्या देखना होता है, 29 फरवरी, 29 फरवरी पहले ही रह जाएगी 2004 की, तो इसका मतलब 28 अप्रैल 2004 से 28 अप्रैल 2010 तक अधिवर्ष कितना होगा, एक। तो साधारण साल कितने बचे, 5। इनको यदि लिखेंगे तो एक अधिवर्ष में कितने, 2, तो 5 में कितने, 5, ये साधारण वर्ष है। एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 2, तो 5 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, 5। ये वाली चीज मैंने बता दी आपको। उसके बाद ये जो लिखा है 5 और 2, ये तो लिख दिया आपने कहां तक का, 28 अप्रैल 2010 तक का। अब बात करेंगे इससे आगे की, तो 28 अप्रैल के बाद में, अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30, मैंने बताया था आपको ये वाली चीज। तो अप्रैल के कितने दिन बचे, 2। अप्रैल के बाद में मई, मई में कितने दिन, 31, 31 में अतिरिक्त कितना हुआ, 3, ये लिख देंगे। 31 में 7 का भाग देंगे तो भी 3 आएगा, आपको 7 का भाग देना है, मैं सीधा ही लिख रहा हूं। उसके बाद में मई के बाद में क्या आएगा, जून, जून में कितने होंगे, 2। जुलाई में कितने, जुलाई में आपको सिर्फ 15 जुलाई तक ही जाना है, कहां तक जाना है, 15 जुलाई तक। तो यदि 15 जुलाई तक की बात करेंगे तो यहाँ अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 1। अब इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, टोटल कितना हो गया, 15। 15 में यदि 7 का भाग देंगे तो अपने पास शेष कितना बचेगा, 1। कितना शेष बचेगा, 1। तो इस सोमवार में आपको यहां तक की बात हो गई, तो कितना जोड़ना है, 1। 1 जोड़ेंगे तो क्या वार हो जाएगा, मंगलवार। क्या वार हो जाएगा, मंगलवार। आपको ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। बात आपका लास्ट पर्सन की एक बात और कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यदि ऐसा पर्सन आए, यदि 25 जनवरी 2002 को सोमवार था और आपसे पूछ ले 28 दिसंबर 2002 को क्या वार था, ध्यान से देखना। अब आप कहेंगे साहब 25 जनवरी 2002 को सोमवार है, 28 दिसंबर 2002 को क्या वार होगा, यहां तो किसी वर्ष का अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको सीधा यहाँ 25 जनवरी से 28 दिसंबर तक आना है। तो 25 जनवरी से आगे जाएंगे तो जनवरी के कितने दिन, 6। कितने दिन, 6। जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी 2002 में 28 दिन की, 28 का कितना, 0। फरवरी के बाद में मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 28, दिसंबर में 28 दिन तक ही जाना है। तो 28 का कितना, 0। तो यदि इन सबको जोड़ेंगे, समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा है, या अतिरिक्त दिन लिख दिया। यहां से यहां तक की बात करूंगा, 25 जनवरी 2002 से 28 दिसंबर 2002 तक की बात करूंगा, तो 25 जनवरी से आपको आना है 28 दिसंबर तक। तो 25 जनवरी से आप जैसे आगे आएंगे तो जनवरी में 26 जनवरी, 27, 28, 29, 30, 31, तो जनवरी कितने दिन, 6। फरवरी में 28 दिन, 28 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 0। मार्च में 31 का 3, अप्रैल में 30 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में आपको 28 दिसंबर तक ही आना है। तो कितना, 0। यदि इन सब के टोटल की बात करूंगा तो यदि आप इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 7 का भाग देंगे तो मैं यही 7 हटा देता हूं, जैसे 2 2 4 और 3 7 हटा दिया, 2 2 4 और 3 7 ये भी हटा दिया। उसके बाद जरा देखना 3 3 6 3 3 9, 3 यहां 3 यहां 6 और 3 ये 9, 9 और 6 15, 15 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 1। नहीं समझ में आया ये वाली बात, मैंने क्या कर दिया, फिर समझा रहा हूं। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद भी वही बात होगी, 7 का भाग देना है। तो मैं 7 का भाग देने के बजाय मैं यहाँ 7 7 को हटा देता हूं। भाई 14 में 7 का भाग देंगे, 0 ही आएगा शेष फल। तो 14 को हटा ही देना तो 0 बचेगा वैसे ही। तो यदि मैं बात करूं तो 2 2 4 और 3 7 ये हटा दिया, उसके बाद में ये 7 हटा दिया। अब बचा अपने पास 3 और 3 6, 3 9 और 6 15, 15 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचा, 1। तो यहाँ कितना जोड़ देंगे आप लोग, 1 1 जोड़ते, मैंने कहा जितना भी शेष बचे वो जोड़ना होता है यहाँ, तो वो जोड़ेंगे। सोमवार में 1 जोड़ते क्या बचेगा, मंगलवार। क्या बचेगा, मतलब सोमवार में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, मंगलवार। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलवार। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे की टाइप की।
यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी कि एक तारीख का वार दे दिया जाए और एक दूसरी तारीख का आपको वार पूछे तो आप किस फॉर्मेट से करेंगे। मैंने एक तो आपको बताया था तारीख तारीख वो महीना समान हो, उसके बाद दूसरा मैंने बताया तारीख और महीना अलग अलग हो, तीसरा मैंने बताया कि वर्ष एक ही हो और उसमें अलग अलग महीने की बात करें तो वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इससे आगे की टाइप का एक प्रश्न अपने पास पूछा जाता है इस फॉर्मेट का। जैसे सुना होगा आपने कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, फिक्स तारीख का वार आपसे पूछता है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप किस फॉर्मेट से हल करेंगे और उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बात है वो जरा समझना। एक बार ये वाली बात बता रहा हूं तो जरा ध्यान से देखना। इस बात के लिए आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी, तो उससे के बाद में आपसे मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, आप उनके बारे में सोचना कि उनका उत्तर क्या होना चाहिए। यदि बात करें, मैं कहूं कि 100 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष हैं, और एक अपना अगला प्रश्न है लगातार 100 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष हैं। ये दो प्रश्न है। एक प्रश्न अपना कि 100 वर्षों में अधिवर्ष कितने हैं, एक प्रश्न है लगातार 100 वर्षों में अधिवर्ष कितने हैं। तो यहां अक्सर विद्यार्थियों को डाउट होता है, दोनों में वो एक सेम ही बात बोलता है कि साहब वहां ये होगा यहां ये होगा। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। आप लोग एक बात देखना कि अपने जो कैलेंडर है, जो अपन पढ़ रहे हैं जिस कैलेंडर के बारे में, उसमें पहली तारीख एक, पहला महीना और पहली साल, समझ में आया। 1 जनवरी 1 ईस्वी सन, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं एक, आपने सुना होगा 1 जनवरी 1 एडी या 1 जनवरी 1 ईस्वी सन या इस कैलेंडर का पहला दिन, सब एक ही बात है। फिर मैं बात करता हूं 1 जनवरी 101 का वर्ष, फिर मैं बात करता हूं 1 जनवरी 201 का वर्ष, फिर मैं बात करता हूं 1 जनवरी 301, फिर मैं बात करता हूं 1 जनवरी 401। ये तो है वर्ष। ये है महीना और ये है दिन या तारीख बोल दें आप इसको। 1 जनवरी मतलब पहला महीना पहला दिन पहला वर्ष, तो आप इसको बोल देंगे 1 जनवरी 1 वर्ष या 1 ईस्वी सन। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे साहब यहां 100 वर्ष का अंतर है। यहां कितने वर्ष का अंतर है, तो यहां भी आप कहेंगे साहब 100 वर्ष का ही अंतर है। यहां कितने वर्ष का अंतर है, तो आप यहां कहेंगे यहां भी 100 वर्ष का ही अंतर है। यहां से यहां भी कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहेंगे साहब यहां भी 100 वर्ष का ही अंतर है। बिल्कुल सभी जगह 100 वर्ष का ही अंतर है। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले यहां से यहां जो 100 वर्ष का अंतर है, इसमें अधिवर्ष कितने हैं। यदि 1 जनवरी 1 ईस्वी सन से 1 जनवरी 101वें वर्ष तक के जो 100 वर्ष हैं, उसमें अधिवर्ष मतलब यहां से यहां तक अधिवर्ष कितने हैं, तो आप कहेंगे साहब पहला अधिवर्ष आया 4 के वर्ष में, दूसरा आया 8, तीसरा आया 12 वर्ष में, फिर उसके बाद में आगे लास्ट आएगा 96वां वर्ष, ये भी अधिवर्ष होगा। उसके बाद में यदि आप कहेंगे कि 100वां वर्ष, बिल्कुल 100वां वर्ष अधिवर्ष नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यह अधिवर्ष क्यों नहीं है। बिल्कुल। अब यदि मैं बात करूं कि यहां से यहां तक 4, 8, 12 और 96 तक अधिवर्ष कितने हैं, तो यहां जो अधिवर्ष हैं वो हैं 24। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से ये 24वां अधिवर्ष है। तो यहां से यहां तक 1 जनवरी 1 ईस्वी सन से 1 जनवरी 101 तक कितने अधिवर्ष हैं, यहां है 24। इसी प्रकार यहां भी 24 और यहां भी कितने हैं 24, यहां भी कितने हैं 24। नहीं, यहां 24 नहीं है। क्यों नहीं है, यहां कितने हैं वो मैं बता रहा हूं। तो यहां से यहां तक की बात करेंगे तो पहला जो अधिवर्ष होगा वो 304 का वर्ष होगा, 308 का होगा, 312 का होगा, इस प्रकार 396 का वर्ष।
और इन दोनों के बीच में 400वां वर्ष भी तो आएगा। और आपने पढ़ा है ये 400वां वर्ष जो है वो क्या है, अधिवर्ष। तो यहाँ 96 तक तो 24 होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब ये भी एक और होगा, तो कितने होंगे 25। इसका मतलब यहाँ जो अधिवर्ष होंगे वो कितने होंगे 25। कितने होंगे 25। तो अब जरा ध्यान से देखना साथियों, मैंने 2% लिखे थे कि 100 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष हैं। तो यदि यहां मैं बात करूं 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष हैं, तो यह 100 में 24 भी है, इन 100 में 24, इन 100 में 24, लेकिन इन 100 में 25 भी आ रहा है। कितना आ रहा है 25। यदि आप बात करें कि यहां जो 25 आया, तो अब अपना प्रश्न है 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष हैं। तो हो सकता है 100 साल ये भी हो सकता है ये भी हो, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा 24 या 25। क्या होगा 24 या 25। मतलब इसको सही भाषा में आप क्या बोलेंगे, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि 100 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होते हैं, तो आप कहेंगे कि कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 25। ये वाली बात याद रखना। और यदि आपसे ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाए, परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन अपने नॉलेज के लिए मैंने बताया, ये वाली बात ध्यान रखना। लगातार 100 वर्षों की यदि बात आए और आपसे पूछा जाए कि लगातार 100 वर्षों में अधिवर्ष कितने होंगे, तो लगातार में आपके ये प्रथम वाले हैं शुरुआत के, तो इसका उत्तर होता है साथियों 24। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर 24। आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे का एक प्रश्न और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इससे आगे का प्रश्न क्या बनता है बाकी आप समझ गए होंगे। यदि ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि 400 वर्षों में, कितने वर्षों में 400 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष हैं, तो 400 में आप कहेंगे कुल कितने हैं 97। वो कैसे, देखो यहां से यहां तक 400 साल है क्या, 100 100 100 100 400 हो गई। तो यहाँ 24 24 24 और यहाँ 25 24 96 और एक 97। तो इसका मतलब 400 साल में अधिवर्ष कितने 97। आपको 3 बातें ज्यादा नहीं याद रखे, 2 चीजें आपको याद रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि लगातार 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, तो आप कहेंगे 24। 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, आप कहेंगे 97। बिल्कुल याद रख लेंगे, सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे की। अब इससे आगे आपसे क्या प्रश्न पूछता है, जो आप लोग कुछ जगह कोड याद करते हो, कुछ जगह कोई ट्रिक्स याद करते हो, वो वाली सारी बातें मैं बेसिक से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आपको ये वाली चीज रटना नहीं है, समझना है। और मैंने अभी तक जितना भी बताया वो समझाया है, रटाया नहीं। यहां रटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, समझाने की आवश्यकता है साथियों। जरा ध्यान से देखना। अब मैं आपसे एक प्रश्न बोलूं कि 100 वर्षों में, बात है लगातार 100 वर्षों की, इसकी बात है लगातार 100 वर्षों की। लगातार 100 वर्षों में कुल कितने अतिरिक्त दिन है। अब क्या प्रश्न लिखा है, 100 वर्षों में कुल कितने अतिरिक्त दिन है। तो अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 1, और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 2। तो अब आपसे पूछ रहा है साथियों कि 100 वर्षों में, कितने वर्षों में, 100 वर्षों में कुल कितने अतिरिक्त दिन हैं। तो यदि मैं बात करूं 100 वर्षों की, लगातार 100 वर्षों की, तो जरा ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया था कि लगातार 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कुल कितने होंगे। उससे पहले मुझे आप लोग ये बताना कि 100 वर्षों में अधिवर्ष कितने होंगे, 24। यदि 24 अधिवर्ष हैं तो साधारण वर्ष कितने होंगे, 76। कितने होंगे, 76। आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा है, ये वाली बात कि 100 वर्षों में अधिवर्ष कितने 24 और साधारण वर्ष कितने 76। यदि साधारण वर्ष 76 हैं तो आप मुझे बताना कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 1।
तो छिहत्तर में कितने, छिहत्तर, बिल्कुल। और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 2, पढ़ा था भी। तो 24 अधिवर्षों में अतिरिक्त दिन कितने, आप कहेंगे 48, दोनों को जोड़ देंगे 124। और फिर मैंने कहा कि 7 से ज्यादा हो तो 7 का भाग देना है, तो यहाँ 7 का भाग देंगे तो अपने पास शेष बचेगा 5। 7 एकम 7, यहाँ 5 और यहाँ 4 उतार देंगे 54, 7 7 49, शेष कितना बचेगा, 5। तो ये वाला जो 5 निकल कर आया है ना, ये 5, ये क्या है, फिर बोल रहा हूं, ये है साथियों 100 वर्षों में कुल कितने अतिरिक्त दिन हैं। तो आप कितने बोलेंगे, 5, कितने बोलेंगे, 5। समझ में आया, फिर बता रहा हूं 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने, 5, कितने, 5। समझ में आया, कैसे आया, एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। समझ में यदि कोई बात नहीं आए तो वीडियो को पीछे जाकर फिर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद यदि मैं बात करूं 200 वर्षों में, कितने वर्षों में, 200 वर्षों में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो आप कहेंगे साहब 200 वर्षों में 100 में यदि 5 हैं तो अगले 100 में भी कितने, 5, तो 10, 10 में कितने अतिरिक्त दिन, 3, कितने, 3। 300 में कितने, तो फिर आप कहेंगे 300 में 5 5 5, 15, 15 में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1। समझ में आ रहा होगा। यदि मैं बात करूं 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना, तो कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि 400 वर्षों में तो 5 5 5 20, 20 में 6, नहीं, आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे जरा देखना, यदि बात करूं मैं 400 वर्षों की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 400 वर्षों में अधिवर्ष कितने, 97। यदि 97 अधिवर्ष है तो साधारण साल कितनी, 303, बिल्कुल। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, एक, तो 303 में कितना, 303। एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 2, तो 97 में कितना, 194। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि 7 9 और 1 4, 497। और 497 में 7 का भाग देंगे, 7 तो 7 49, 7 एकम 7, कोई शेष बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यहां से आपको समझ में आया कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 0, कितना होगा, 0। तो आप ये 4 बातें याद रखना, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना, 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना, 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना, 1, 400 में कितना, 0। तो साथियों यहां से एक बार परीक्षा में एक प्रश्न ये भी पूछा था, क्या अपना जो कैलेंडर है, जो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो बोलते हो, उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्षों बाद होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। तो उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है प्रत्येक 400 वर्ष के बाद। ये वाली बात क्या है मैं समझा रहा हूं, जरा फिर ये भी देखना, आप लोग सबको समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि अपने कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्षों बाद होती है, 400 वर्षों बाद। देखना, मैं यदि आपसे ये वाली बात बोलूं कि 1 जनवरी 1 ईस्वी सन को सोमवार है, और बिल्कुल सोमवार ही है। और यदि बात करें 1 जनवरी 101वें वर्ष को क्या वार होगा। तो अभी यहां तक मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि यहां कितने वर्ष का अंतर है, 100 वर्ष का। और 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 5, कितने होंगे, 5। यदि यहां आप लोग 5 जोड़ेंगे, सोमवार में यदि 5 जोड़ेंगे तो यहां आंसर होगा शनिवार। क्या होगा, शनिवार। उसके बाद यदि 1 जनवरी 201 की यदि मैं बात करूं तो यहां भी फिर आप कहेंगे साहब 100 वर्ष का अंतर है, कितने जोड़ेंगे, 5। और शनिवार में यदि 5 जोड़ेंगे तो अपना आएगा गुरुवार। और यदि फिर बात करें 301 की, यहां कितने जोड़ेंगे, फिर 5, 100 वर्ष का ही अंतर है, तो 5 जोड़ेंगे, गुरुवार में 5 जोड़ेंगे तो यदि आपकी बात करें तो क्या होगा, मंगलवार।
और यदि बात किया जाए कि 1 जनवरी 401, यहां 100 वर्ष का अंतर है, लेकिन यहां कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 5 की बजाय 6 होंगे, क्योंकि यहाँ 400वां वर्ष भी अधिवर्ष आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, तो इसलिए यहाँ कितने जोड़ेंगे? 6। और मंगलवार में यदि 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? सोमवार। तो जरा ध्यान से देखना साथियों, आपको मैंने कहा कि 1 जनवरी 1 ईस्वी सन को क्या वार था? सोमवार। तो देखना 1 जनवरी 401 को भी क्या आया? सोमवार। तो ये फिर जो सोमवार आया ये कितने वर्ष के बाद आया? 400 वर्ष। यानी अपना जो कैलेंडर है तो प्रत्येक 400 वर्ष के बाद अपने कैलेंडर की क्या होती है? पुनरावृत्ति। यानी वही कैलेंडर शुरू हो जाता है कितने वर्षों बाद? 400 वर्षों के बाद। देखना इससे आगे की बात और समझना थोड़ा सा। अभी मैंने आपको कहा था कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना? 5। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना? 3। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना? 1। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना? 0। अब यदि मैं बात करूं कि 500 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, तो अभी मैंने आपको कहा कि 400 तक कितना होता है? 0। और 500 में वर्ष, 500 वर्षों की यदि बात करेंगे आप तो 400 तक 0 हो गया, तो 100 वर्ष और बच गए, तो 100 में कितना होगा? 5। तो 500 में कितना होगा? 5। 600 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? तो 400 तक 0, 200 वर्ष बचेंगे, कितने होंगे? 3। 700 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1। समझ गए होंगे। तो 800 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 0। देखो 400 में 0, 800 में 0, तो बिल्कुल 1200 वर्षों तक भी अतिरिक्त दिन कितने? 0। 1600 में भी कितने? 0। और यदि मैं बात करूं 1700 वर्षों में, तो 1600 तक 0 हो गया। 1700 की बात करेंगे तो 100 वर्ष, 100 में कितने? 5। 1800 की यदि मैं बात करूं तो कितने? 3। 1900 की यदि बात करें तो कितने? 1। और 2000 में कितने होंगे अतिरिक्त दिन? 0। तो आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा आपको प्रश्न यही से पूछा जाता है और आप लोगों को ये बताया जाता है 1700 का कोड 5 है, 1800 को 3 है, 1900 का 1 है। कोड कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक से कि यहाँ 1700 में 5 कैसे आया, 1800 में 3 कैसे आया, 1900 में 1 कैसे आया और 2000 में 0 कैसे हुआ। ये वाली बात मैंने आपको समझाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को इस टॉपिक में एक भी बात रटने के लिए नहीं होगी, सिर्फ आपको समझना है। जो मैंने अभी आपको ये वाली चीज यहाँ 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1 और 2000 में 0 लिखा, आपसे पूछ ले कि 2100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तो 2100 में अतिरिक्त दिन आप कहेंगे 5। कैसे होंगे कि 2000 तक 0 हो गया, 2100 की बात करेंगे 100 साल और 100 में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 5। तो 2100 में 5। 2200 की यदि बात कर ले तो आपसे पूछ ले तो आप कह देंगे 3। 2300 की यदि बात करें तो आप कह देंगे 1। फिर 2400 की यदि बात करें तो आप कह देंगे 0। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। अब आपकी आज की कक्षा में इतना ही, और इससे आगे का ये वाली जो चीजें आपको कहाँ काम आने वाली हैं वो बात करेंगे अपने अगली कक्षा में। तब तक धन्यवाद।